हेलो जियोपॉल आईएएस पर आप सभी एस्पायरेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 को समझेंगे और देखेंगे आर्टिकल 12 के अंदर क्या दिया गया है। देखिए, जब भी हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 के अंदर आते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, ठीक है। इसमें आज हम लोग जिस आर्टिकल की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं और इवॉल्विंग भी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे नेचर ऑफ सोसाइटी चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यू डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस जो है वो यहां पर बढ़ती चली जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। तो हेडिंग डाल देंगे फटाफट, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12, व्हाट इज आर्टिकल 12? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के अंतर्गत यहां पर आपका जो डिफाइन किया गया है, यहां पर आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। किसको स्टेट डिफाइन किया गया है? द स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस थिंग? क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि हमें स्टेट को डिफाइन करना पड़ा? स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसी के अगेंस्ट जो है फंडामेंटल राइट को इंपोज करने के लिए आप क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। यानी स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को क्या करे? वॉयलेट ना कर दे, इसके लिए ही आप क्या करते हैं? अपना पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात कि किस एंटाइटी ने आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है, जिसके लिए वॉयलेशन के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर 226 के तहत आप जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे। बेसिकली यहां पर हम बात आर्टिकल 32 की करते हैं, जो कि खुद अपने आप में फंडामेंटल राइट है और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यहां पर प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें तो स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत हम बात करेंगे यहां पर, और आर्टिकल 12 में स्टेट की बात जब हम करते हैं, कहते हैं स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट क्या इंक्लूड करता है इसको जानने की सबसे पहले यहां पर जरूरत पड़ती है। तो इन दिस पार्ट, देखिए इन दिस पार्ट अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करेगा? आइए एक एक करके यहां पर समझ लेते हैं क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले इंक्लूड करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा है ये? यहां पर ये सेंटर की गवर्नमेंट की बात यहां पर करता है, यानी ये गवर्नमेंट इंक्लूड करता है। और किसकी बात करता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। किसकी बात करता है? पार्लियामेंट की बात करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। किसकी बात करता है बेटा? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ द, ऑफ द स्टेट की बात करता है। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट की बात यहां पर करता है। तीसरा बात करता है, तीसरी बात क्या करता है? तीसरी बात यहां पर करता है, वो कहता है कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट की बात करता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट की बात करता है, और लोकल और अदर अथॉरिटीज की बात करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन, विद इन
within the territory of India, India, or under the control of government of India, or under the control of, or under the control of government government of इंडिया। इतना यहां पर आपको पहले ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि इस पार्ट के अंदर जो स्टेट की बात की जा रही है वो यहां पर किसकी बात की जा रही है? स्टेट। इन दिस पार्ट स्टेट इंक्लूड्स। जब हम कहते हैं कि इस पार्ट में स्टेट इंक्लूड करता है तो यहां पर हमको याद रखना है इस पार्ट के अंदर कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट की बात करता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट की बात करता है, और लोकल और अदर अथॉरिटीज की बात करता है। ये जो अदर अथॉरिटीज है इसको बड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत समझने की, क्योंकि यही वो फ्रेज है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और यही वो फ्रेज है जो सबसे ज्यादा इवॉल्विंग है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम किसकी बात करेंगे? अब हम यहां पर बात करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। ठीक है, अगर हम बात करें पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 की तो आप समझ लीजिए पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। क्या पर्पस है इस आर्टिकल 12 का? सबसे पहले हमको यहां पर यही जानना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल 12 की बात करें कि इसका पर्पस यहां पर क्या है। ठीक है, तो पर्पस क्या है? देखिए, अब जो आर्टिकल 12 है दिस इज द गेटवे टू द फंडामेंटल राइट। ठीक है, याद रखिएगा ये इसका पर्पस क्या है। आर्टिकल आर्टिकल 12 इज द गेटवे टू द फंडामेंटल राइट्स। ये जो है फंडामेंटल राइट्स का गेटवे है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी है, यानी आप किसके अगेंस्ट जाकर के फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करेंगे ये दिखाना है। यानी इट डिफाइंस द एंटाइटीज अगेंस्ट हुम फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स। ठीक है, इट इट डिफाइंस द एंटाइटीज against whom against whom fundamental right can be enforced। fundamental rights can be enforced। rights can be enforced। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर, यानी ये जो अप्लाई कहां होगा? इट अप्लाइज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट अप्लाइज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 3 पर अप्लाई होता है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। अब यहां पर आपको एक नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है? ध्यान रखिएगा कि इफ एनी एंटाइटी इज नॉट स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा, इफ एनी एंटाइटी इफ ये नोट है, इफ एनी एंटाइटी इज नॉट स्टेट। अगर कोई एंटाइटी स्टेट नहीं है, अगर कोई एंटाइटी स्टेट नहीं है तो यू कैन नॉट फाइल अ रेट पिटिशन। देन यू कैन नॉट फाइल
a writ petition under Article 32 for the violation of fundamental right, for the violation of fundamental राइट्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई एंटाइटी स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है तो आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट फाइल द रिट petition under Article 32 for the violation of fundamental right against it। ठीक है, ये बात याद रखेगा, यानी कोई भी ऐसी एंटाइटी अगर वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी तो फिर उस एंटाइटी के अगेंस्ट आप रिट फाइल नहीं कर पाएंगे कि इसने हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन किया है। उस रिट को आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत यहां पर क्या करेंगे, नहीं ला पाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 12 में हमने जो यहां पर देखा, तो गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। अब इनको अगर हम डिटेल में थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है, अगर हम यहां पर क्या कर लें कि जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को अगर हम यहां पर ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है, ब्रेक डाउन अगर यहां पर हम क्या करें, ब्रेक डाउन ऑफ टर्म्स अंडर आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो टर्म्स हैं उनकी अगर हम ब्रेक डाउन करने की बात करेंगे तो सबसे पहला टर्म जो यहां पर आता है, जो सबसे पहला टर्म यहां पर आ रहा है, वो पहला टर्म कौन सा आता है बच्चे, वो पहला टर्म सबसे पहले आता है आपका गवर्नमेंट। क्या आता है, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। अब यहां पर आपको समझना है, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट का आता है, इसके अंतर्गत आता है इट लिखेंगे, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेगा यहां पर, दो चीजें इंक्लूड करता है। पहला इंक्लूड करता है यूनियन एक्सकेटिव। क्या इंक्लूड करता है बेटा, यूनियन एक्सकेटिव। इस यूनियन एक्सकेटिव के अंदर याद रखिएगा कौन कौन आ जाएगा, आपका प्रेसिडेंट आ जाएंगे, इस यूनियन एक्सकेटिव के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, इसी के अंदर आपका जो है पीएमओ आ जाएगा, इसी के अंदर आपकी मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएंगी। इसी तरीके से इसके अंदर क्या है, ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है, इसी के अंदर ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये बात यहां पर आपको याद रखनी है, इसी के अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट आ जाएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, पीएमओ आ जाएगा, मिनिस्ट्रीज आ जाएगी और आपके ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे। अब इस ये ब्यूरोक्रेट्स किसके अंदर आ रहे हैं, आपके यूनियन एक्सकेटिव के अंतर्गत। इसी तरीके से यहां पर आपका यूनियन लेजिस्लेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, यहीं पे आपका यूनियन लेजिस्लेचर भी आ जाएगा। अब यूनियन लेजिस्लेचर की जब आप बात करते हो बेटा, तो आप याद रखना यूनियन लेजिस्लेचर में आपका यहां पर क्या आएगा, लोकसभा आएगा। क्या आएगा बेटा, लोकसभा आएगा। यूनियन लेजिस्लेचर में यहां पर आपका राज्यसभा आएगी। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बात करते हैं, ये तो आपका हो गया द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां पर, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। क्या आता है, द गवर्नमेंट एंड
द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इतनी बात यहां पर समझ लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, यहां के पर अगर आप बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स, क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप लिखिएगा, इसके अंदर लिख लीजिएगा, इट इंक्लूड्स स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स स्टेट एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव। जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या आता है आपका, यहां पर आपका गवर्नर आएगा। कौन आएगा बेटा, गवर्नर आएगा। ठीक है, दूसरा कौन आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, यानी कि सीएम आ जाएगा। तीसरा आपका कौन आ जाएगा, यहां पर डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, सीएम आ जाएगा। इसी तरीके से और कौन आ जाएगा, यहां पर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स भी यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ऐसे ही हम यहां पर किसकी बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। और इस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन आएगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। कौन आएगी बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट को समझना, क्योंकि इसी के अगेंस्ट आपको अपने फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना पड़ता है। इसी तरीके से यहीं पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगी। कौन आएगा बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगी। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें। इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो आप लोग फटाफट यहां पर मैसेज करके हमसे यहां पर पूछ सकते हैं। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब समझते हैं ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप लोग नॉर्मली इसको जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं विधान सभा, विधान सभा, और या फिर यूज करते हैं विधान विधान परिषद, विधान परिषद की बात यहां पर करते हैं। तो ये दोनों आपके जो हैं ये भी स्टेट के अंदर ही आएंगे। यानी अगर कोई ऐसा लॉ ये बना दें जो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे, उस लॉ के अगेंस्ट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे अंडर द आर्टिकल 32। यहां पर रिट पिटीशन यहां पर आप दायर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है लोकल अथॉरिटीज, तो उसको भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका यहां पर लोकल अथॉरिटीज। क्या आएगा बेटा, लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, लोकल अथॉरिटीज की बात यहां पर हम करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, लोकल अथॉरिटीज की। अब ये लोकल अथॉरिटीज क्या है, लोकल अथॉरिटीज को क्या किया गया है, डिफाइंड इन जनरल क्लॉज 1897। लोकल अथॉरिटीज डिफाइंड इन जनरल क्लॉज एक्ट 1897। इसके अंदर इसको क्या किया गया है, यहां पर डिफाइन किया गया है। एंड साथ ही साथ एंड इंटरप्रेटेड इन वेरियस जजमेंट्स। बहुत सारे जजमेंट में भी इसको इंटरप्रेट किया गया है। समझ लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा यहां पर। तो लोकल अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या आता है ये भी याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं। क्या आते हैं इसके अंतर्गत, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखेंगे तो इसके अंदर जो आपका आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम लिख लें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या आएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं
वो सब इसके अंतर्गत यहां पर आ जाते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक सेकंड इसको ठीक करिएगा जरा, स्पेलिंग गलत हो गई है इसमें। क्या हो गया? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसी तरीके से इसके अंतर्गत म्यूनिसिपल कमेटीज भी आती हैं। क्या आती हैं? म्यूनिसिपल कमेटीज आती हैं। म्यूनिसिपल कमिटीज आती हैं। इसी तरीके से यहां पर जिला परिषद आपका जो होता है, पंचायत होता है, वो भी आएंगे। क्या आएंगे इसके अंतर्गत? जिला परिषद, पंचायत। जो पंचायत होती हैं, जो जिला परिषद होते हैं, वो भी इसी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, उनको भी यहां पर इंक्लूड किया जाता है। तो यानी आपका लोकल अथॉरिटीज में आपने क्या क्या लिखा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख लिया, म्यूनिसिपल कमिटीज लिख लिया, और आपने लिख लिया यहां पर जिला परिषद लिख लिया, पंचायत लिख लिया, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लिख लिया, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लिख लिया। यानी यहां पर अगर हम डिटेल से एक चीज को फोकस करें, तो हम एक चीज यहां पर फोकस कर सकते हैं। क्या फोकस कर सकते हैं? कि मस्ट हैव स्टैच्यूरी बैकिंग। लोकल अथॉरिटीज क्या होंगी, उनके बारे में नोट लिख लीजिएगा। एक नोट यहां पर नोट करिएगा। क्या लिखिएगा? मस्ट हैव स्टैच्यूरी बैकिंग। कौन सी बैकिंग होनी चाहिए? स्टैच्यूरी बैकिंग। यानी एक तो उसके पास स्टैच्यूरी बैकिंग होनी चाहिए, दूसरा क्या है? कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो भी कि गवर्नेंस से रिलेटेड हो। एंड एंड हैव सम एलिमेंट्स ऑफ have some elements of governance, have some elements of governance। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि टैक्स की बात हम करते हैं कि टैक्स होना चाहिए, या फिर क्या करने हो उसके पास? रूल मेकिंग हो उसके पास। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई भी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी इस कैटेगराइजेशन में होगी। यानी कि स्टैच्यूरी बैकिंग का होना यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। स्टैच्यूरी बैकिंग का होना वहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है बात? इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक टर्म जो इसमें बचा, हमने लोकल अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया। अब इसमें एक जो टर्म बचा, वो बचा अदर अथॉरिटीज। यही जो टर्म है, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल और इवॉल्विंग फ्रेज है। अदर अथॉरिटीज, तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, अदर authorities, other authorities। This is the most controversial, this is the most controversial and evolving phase, evolving phase। ये सबसे कंट्रोवर्शियल भी है और सबसे ज्यादा क्या है? इवॉल्विंग फेज भी है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता चला जा रहा है? ये इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस अगर इसके अंदर इट इंक्लूड्स की अगर हम बात करें, व्हाट इट इंक्लूड्स, तो यहां पर लिखिएगा इट इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड करेगा ये भी जान लीजिएगा। जैसे कोई भी कॉर्पोरेशंस हैं तो उनको ये कर लेगा। जैसे स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशंस की बात करें तो लिखिएगा इट इंक्लूड्स, पहला स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशंस। अब स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशंस की जब भी हम यहां पर बात करते हैं
ठीक है, वो क्या हो जाता है, यहां पर जब भी हम स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, ठीक, उसके अंतर्गत यहां पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लें हम, एक तो क्या आएगा, ओएनजीसी को हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ओएनजीसी जो हो गया वो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इसी तरीके से हम किसको ले सकते हैं, यहां पर हम एलआईसी को भी ले सकते हैं। यानी इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाते हैं यहां पर, वो यहां पर आपके ओएनजीसी में स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, ये एक सेकंड ठीक कर देता हूं इसको। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक, अब आ जाइए, अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज वो भी इसी के अंतर्गत यहां पर आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही बॉडीज, सब्सटेंशली बॉडीज, बॉडीज substantially funded by, funded and and controlled by the government, controlled by the government, क्या करता है, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटेंशली फंडेड हो, एज वेल एज क्या हो, वो यहां पर आपकी कंट्रोल्ड भी हो, प्लस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च बॉडीज, साथ ही साथ आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च बॉडीज के अंदर आ जाती हैं। समटाइम्स प्राइवेट बॉडीज, समटाइम्स प्राइवेट बॉडीज, ठीक है। अब प्राइवेट बॉडीज कब होंगी, प्राइवेट बॉडीज के बारे में याद रखिएगा जब भी वो पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन, कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जो कि पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करे उसको भी अदर अथॉरिटीज के अंदर स्टेट के तौर पर इंक्लूड किया जा सकता है। यानी एक तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज का, ये कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल भी है, और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है इसी को डिफाइन करने में जुडिशरी को होती है, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में यहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं तो उसको भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यानी जुडिशरी इज फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल इन डिफाइनिंग कि व्हाट कम्स अंडर द स्टेट, अंडर द अदर अथॉरिटीज, यानी अदर अथॉरिटीज को हम कैसे यहां पर डिफाइन करेंगे। तो अगला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे यहां पर बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अदर अथॉरिटीज, एक हेडिंग डाल देंगे यहां पर कि कैसे कैसे इन अदर अथॉरिटीज का इवोल्यूशन ओवर द पीरियड हुआ, यानी कि जुडिशरी ने इसको किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको डिफाइन किया है यहां पर। ठीक है, तो एक हेडिंग डालिए इवोल्यूशन ऑफ, एक हेडिंग डाल दीजिए इवोल्यूशन ऑफ अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, क्लियर है। इसमें हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे, किसको देखेंगे बेटा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास यहां पर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के माध्यम से हम यहां पर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस टर्म अदर अथॉरिटीज को जुडिशरी ने
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो टर्म है आपका अदर अथॉरिटीज, इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको डिफाइन किया गया है। क्लियर है बात? तो यहां पर सबसे पहला केस जो हम लेंगे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। पहला केस जो आता है इसमें इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें यहां पर, तो फर्स्ट केस हम जो यहां पर लेंगे वो होगा आपका फर्स्ट केस, एंड दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ठीक है, इस केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1954 का ये केस है, याद रखिएगा 1954 का, यानी स्टेट स्टार्टिंग से ही इसको डिफाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें क्या आया, इसमें एक बड़ा ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया। जुडिशरी हैज गिवन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट इन दिस केस। जुडिशरी गिवन नैरो इंटरप्रिटेशन, क्या दिया उसने, बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, इंटरप्रिटेशन दिया। अब वो नैरो इंटरप्रिटेशन क्या दिया, अब ये भी आप जरा सा जान लीजिए। नैरो इंटरप्रिटेशन क्या दिया, उन्होंने कहा कि अदर अथॉरिटीज मस्ट बी, अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज अथॉरिटीज मस्ट बी एजुडस must be generous। ठीक है, यानी कि वो सेम ऑफ प्रकार का काम करें जैसा कि लोकल अथॉरिटीज वहां पर करती हैं, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड, जैसा लोकल अथॉरिटीज वहां पर करेंगी वैसा ही करना चाहिए, एज लोकल अथॉरिटीज, एज लोकल अथॉरिटीज। तो जिस तरीके से जिला परिषद, पंचायत की बात करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करते हैं, उसी तरीके से इस केस में कहा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में कहा गया, एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया स्टेट्स को लेकर के लिए, और कहा गया कि अदर अथॉरिटीज मस्ट बी एजुडम जेनरिस, और इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड एज द लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, ओनली दोज एक्सरसाइजिंग sovereign function qualify, only those exercising, only those exercising, only those, याद रखिएगा, only those exercising sovereign functions qualify। यानी जो सोवरेन फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं जो बॉडीज, वही बॉडीज जो है यहां पर अदर अथॉरिटी के अंतर्गत कंसीडर की जाएंगी स्टेट के रूप में। यानी अदर अथॉरिटीज मस्ट बी एजुडम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड, इसका मतलब होता है सेम काइंड एज लोकल अथॉरिटीज, यानी जिस तरीके से लोकल अथॉरिटीज काम करती हैं उसी तरीके से वो काम कर रही हैं, तो उनको यहां पर स्टेट में कंसिडरेशन में लिया जाएगा, और वो सॉवरेन फंक्शन को क्वालिफाई करती हो तभी इनको। तो दिस डेफिनेशन, दिस इंटरप्रिटेशन वाज टू रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, दिस इंटरप्रिटेशन वाज टू रिस्ट्रिक्टिव, दैट्स व्हाई इट वाज रिजेक्टेड लेटर। तो ये भी याद रखेंगे। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इस बात के अंदर कि यहां पर नोट करिएगा, एक चीज नोट कर लीजिएगा, क्या, लेटर इट वाज रिजेक्टेड, बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेटर इट वाज रिजेक्टेड एज टू रिस्ट्रिक्टिव, एज टू
रिस्ट्रिक्टिव। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई। तो ये जो सबसे पहला केस 1954 का है, इसी में ही स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में जुडिशरी ने अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया, बट इंटरप्रिटेशन वाज वेरी नैरो। व्हेन जुडिशरी वाज ट्राइंग टू डिफाइन द अदर अथॉरिटीज स्टेट, तो उसने कहा कि एक कंडीशन लगाई, उसने कहा कि कोई भी अदर अथॉरिटी वो तभी मानी जाएगी स्टेट अगर वह लोकल अथॉरिटीज की तरह सेम काइंड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हो, यानी कि सॉवरेन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्वालिफाई कर रही होगी, तब इसको यहां पर इस तरीके से कंसिडरेशन में लिया जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको यह बात यहां पर इतनी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? आर्टिकल 12 में जो जनरल बातें हैं, उसमें जो सारी बातें हैं, उसमें जो एक बात समझ में आती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यहां पर आपको दिखाई देती है, वो यहां पर जो आपको दिखाई देती है, वो यही दिखाई देती है कि इस अदर अथॉरिटी को हम किस तरीके से यहां पर डिफाइंड करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गया? दूसरा केस फिर इसके बाद जो आता है, अगला जो इंपॉर्टेंट केस आता है, जिसने कि यहां पर और डिटेल में थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लिया है, थोड़ा ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो केस आपका आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, केस 2 में लिखिएगा, इसमें केस 2, केस सेकंड को लिख लीजिएगा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। राजस्थान 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 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। देखिए, इन केसेस के डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट इन द आंसर इन द मेंस। ज्यादा डिटेल में कुछ लिखने की वहां पे आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदर से कुछ वीडियोस क्रिएट किए जाएंगे जिसमें कि इन केसेस के डिटेल को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगेन यहीं पर ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो स्टेट के अंतर्गत आता है? क्या यहां पर क्या होता है, वॉयलेशन अगर हो रहा है कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, तो इसके लिए क्या फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन यहां पर माना जाएगा? ठीक है। अब यहां पर जुडिशरी ने हेल्ड किया कि जो स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, यहां पर जुडिशरी ने हेल्ड किया कि जो स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर स्टेट, उसने कहा, यहां पर जुडिशरी हेल्ड, यहां पर लिखिएगा कि जुडिशरी जुडिशरी हेड, क्या हेड किया? जुडिशरी हेड स्टैच्यूटरी बॉडीज, स्टैच्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ठीक है, ये जो है आर स्टेट, ये यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो है यहां पर स्टेट की तरह हैं, इनको स्टेट में कंसीडर किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? इसके लिए यहां पर उन्होंने कुछ सर्टेन रीजंस दिए, उन्होंने इसके लिए यहां पर कुछ सर्टेन रीजंस दिए। अब वो रीजंस क्या दिए वो भी देख लीजिए। उन्होंने यहां पर कुछ सर्टेन रीजंस दिए, और इन सर्टेन रीजन में उन्होंने कहा कि क्रिएटेड अंडर, पहला क्रिएटेड, पहला रीजन इन्होंने कहा कि क्रिएटेड अंडर, पहला केस, फर्स्ट केस इन्होंने कहा कि स्टेट्यू के अंदर जो है इसको क्रिएट किया गया है, हैज पावर टू अफेक्ट लीगल राइट। दूसरा केस उन्होंने कंडीशन बताई, हैज पावर टू अफेक्ट, लीगल राइट्स को अफेक्ट करने की पावर है इनके अंदर, लीगल यानी लीगल राइट्स को अफेक्ट करने की इनके अंदर पावर है, इसलिए इनको कंसीडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा? स्टेट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। यानी एक तो वो स्टैच्यूटरी बॉडीज होनी चाहिए, प्लस उनके अंदर लीगल राइट को अफेक्ट करने का पावर यहां पर होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ क्या कहा कि इट परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन, परफॉर्म्स फॉर्म पब्लिक
फंक्शंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इससे हमने एक चीज जो आइडेंटिफाई की उसको ध्यान दीजिएगा यहां पर। इससे हमने एक चीज आइडेंटिफाई कि क्या स्टैचुरी बॉडी, स्टैचुरी बॉडी, बॉडी प्लस पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, फंक्शंस इज इक्वल टू स्टेट। इसको आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। स्टैचुरी बॉडी प्लस पब्लिक फंक्शन इज इक्वल टू स्टेट, यानी कोई भी ऐसी स्टैचुरी बॉडी है जो किसी स्टैचुरी से वो स्टैब्लिश की गई है, क्रिएट की गई है, और साथ ही साथ वो पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो वो बॉडी जो है वो यहां पर स्टेट कहलाएगी। क्लियर है बात? तो ये केस आपको समझ में आ गया। इस केस से हम अदर बॉडीज के अंतर्गत राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में ये समझ सकते हैं कि जुडिशरी की ये बात बिल्कुल सही आ जाती है कि इसको हम अगर स्टेट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ ना सिर्फ ये स्टैचुरी बॉडी है, प्लस साथ ही साथ क्या है, ये पब्लिक फंक्शन को भी यहां पर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा केस जो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट आता है। अच्छा, ये जो केस है आपका, ये जो केस है ये 1967 का केस है, ये भी याद रखिएगा। ये 1967 का केस है, यानी इनिशियल से ही अगर आप देखें तो इनिशियल डेज से ही क्या हो रहा है यहां पर स्टेट में अदर अथॉरिटीज को लेकर के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अगला केस जो आता है वो यहां पर आ जाता है कि सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। अगला केस थर्ड केस, और एक एग्जांपल में लीजिए। थर्ड केस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सुखदेव सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ठीक है, अब 1975 का ये केस है। इसमें जो है कॉरपोरेशंस को लेकर के क्वेश्चन उठा था कि वेदर कॉरपोरेशंस आर स्टेट और नॉट, यानी जो ओएनजीसी है, एलआईसी है आपका, या फिर आपका आईएफसी है, ये सब क्या है यहां पर, क्या ये स्टेट्स हैं? तो यहीं पर क्या हुआ कि जो भी कॉरपोरेशंस पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वे सब यहां पर क्या होंगे, वो सब के सब यहां पर क्या हो जाएंगे, स्टेट हो जाएंगे। तो इसमें याद रखिएगा, ये जो थर्ड केस की बात मैं कर रहा था, थर्ड केस की, इसको लिख लीजिएगा यहां पे, थर्ड केस। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा जैसे ओएनजीसी, ओएनजीसी, एलआईसी, like statutory corporations, like statutory corporations, corporations are state। क्या है ये सभी जो है यहां पर स्टेट हैं। ये जुडिशरी ने इसमें अपने डिसीजन में बताई है ये बात, बिकॉज उसने क्यों कहा, उसने कहा कि ये स्टेट इसलिए हैं क्योंकि उसने कहा कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन मैटर्स। ठीक है, तो यहां पर जो द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम, फंक्शंस परफॉर्म्ड performed by them are of public इंपॉर्टेंस। क्या होंगे? पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो जो कि उनके द्वारा परफॉर्म किए गए फंक्शन जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, इसलिए ये क्या आएंगे, ये आएंगे यहां पर क्या आएंगे, स्टेट के रूप में आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि इवन कॉरपोरेशंस कैन बी स्टेट। तो इसमें उन्होंने कहा इवन कॉरपोरेशंस कैन बी स्टेट, कॉरपोरेशन रेशंस कैन बी। तो ये केस आपको समझ में आ गया। इस केस में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा
ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। एक अगला इंपॉर्टेंट केस आता है, वो और देखते हैं यहां पर। एक अगले इस केस को भी यहां पर समझते हैं। क्या इंपॉर्टेंट केस आता है? एक आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस है ये। इसमें इस अथॉरिटी को स्टेट घोषित किया गया है और इसमें जुडिशरी ने कहा कि ये अथॉरिटी जो है वो क्या है, यहां पर स्टेट है। तो केस 4 एक हेडिंग डालिएगा यहां पर। एक और केस हम आपको बता दे रहे हैं, केस 4 को। ठीक है, इस केस को याद रखिएगा, रमन रमन्ना रामना दयाराम शेट्टी। ठीक है, रामना दया राम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आ गया। इसको इसमें फिर वही क्वेश्चन उठा कि वेदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को हम यहां पर क्या स्टेट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो जब ये केस जुडिशरी के सामने जाता है तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में निकल करके आता है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में निकल करके आता है और इस लैंडमार्क जजमेंट में, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि अगर कोई बॉडी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट की तरफ काम कर रही है तो वो बॉडी जो होगी वो क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी। यानी अगर किसी बॉडी की इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है वो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट की तरह है तो उस बॉडी को यहां पर क्या किया जाएगा, स्टेट की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो वी कैन से दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। ये जो है एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया क्योंकि इससे आगे बहुत सहायता मिल गई। ठीक है, क्या है लिखिएगा, लैंडमार्क जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया। और इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, ठीक है, उसको चेक किया जाता है। किसको? इंस्ट्रूमेंटेलिटी की बात की जाती है कि अगर किसी की बात इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी टेस्ट होता है इसके अंदर। अगर उसको कोई क्वालिफाई कर गया तो फिर वो बॉडी जो है वो क्या कहलाएगी, वो बॉडी जो है वो यहां पर स्टेट कहलाएगी। यानी इफ एनी बॉडी एनी एजेंसी इफ एनी एजेंसी कोई भी अगर एजेंसी है इज वर्किंग एज एज एन इंस्ट्रूमेंटल टू द गवर्नमेंट, अगर वो किसी तरीके से भी गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंटल है, इट इज अ स्टेट। याद रखिएगा, इट इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट। ठीक है, तो यहां पर इस केस से हमको यह पता चला कि अगर कोई एजेंसी ऐसी एजेंसी है जो कि यहां पर क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं आपको याद पता होगा कि वो सारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हैं। तो चूंकि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हैं तो इसका मतलब क्या है कि दे आर ऑल्सो स्टेट। वो भी यहां पर क्या होंगी, वो भी यहां पर क्या होंगी, होंगी। ठीक है, इसका मतलब यहां पर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया। इसमें उन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंटल हैं उनके लिए उन्होंने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया भी डिफाइन कर दिया। तो इन्होंने यहां पर क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया, ठीक है। तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर क्राइटेरिया की बात करें, जो क्राइटेरिया इसके द्वारा डिफाइन किया गया वो क्या हो गया। पहला चीज तो क्या है, पहली चीज कहा कि एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर उसके अंदर एंटायर शेयर कैपिटल, एंटायर, ठीक है, जितना भी उसका शेयर कैपिटल है वो सारा का शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है तो फिर इसको कंसीडर किया जाएगा क्या, एंटायर एंटायर शेयर कैपिटल 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 हेल्ड बाय द
बाय द गवर्नमेंट। जितना भी शेयर कैपिटल है अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है वो यहां पर, तो इसको हम स्टेट के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। क्लियर है? दूसरा बात क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मीट्स होल और पार्शली। अगर वो कह रहा है, ठीक है, होल की बात कर रहा है, अगर उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, होल, पार्शली का मतलब ये कि ज्यादा होना चाहिए, इतना ये नहीं कि 10% 2%, होल और मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। अगर मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस वहां पर मीट कर रहे होंगे तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो कहलाएगी आपकी स्टेट कहलाएगी, या फिर इस गवर्नमेंट के द्वारा इसको मोनोपोली दे दी गई हो। दूसरा, तीसरा क्राइटेरिया क्या रखा गया? तीसरा क्राइटेरिया इस लैंडमार्क जजमेंट में यह रखा गया कि मोनोपोली इसको दे दी गई हो, मोनोपोली कन्फर्ड बाय द स्टेट। मोनोपोली लिखेगा, मोनोपोली, मोनोपोली कन्फर्ड बाय द स्टेट। राज्य के द्वारा उसको एकाधिकार दे दिया गया हो, मोनोपोली वहां पर दे दी गई हो। जैसे कि बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसको क्या दिया गया था यहां पे इंडिया पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मोनोपोली कर दी थी ट्रेड करने की, ईस्ट एशिया में, इंडिया में, चाइना में, ईस्ट एशिया में मोनोपोली उसको प्रोवाइड कर दी। ऐसे ही अगर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट क्या करे? उसको मोनोपोली प्रोवाइड कर दे, ठीक है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? वहां पर स्टेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। या फिर वो क्या करे? पब्लिक फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस, अगर वो परफॉर्म कर रही है पब्लिक फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये सारे क्या क्राइटेरियाज यहां पर रखे गए? ये क्राइटेरियाज इसलिए रखे गए जिसके आधार पर ये किया जा सके, ठीक है, तो कि स्टेट डिफाइन किया जा सके। यहां तक कि आप याद रखिएगा, एक चीज यहां पर याद रखिएगा, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, दैट कैन ऑल्सो बी स्टेट, ठीक है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी। इसको इसको पॉइंट को भी याद रखिएगा, याद रखिएगा, नोट के तौर पे इसको याद रखिएगा, नोट के तौर पे, क्या? इफ देयर इज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, वो कैन बी स्टेट, ठीक है, देन द स्टेट परफॉर्म्स दीज फंक्शंस, फुलफिल दीज क्राइटेरियाज, फुलफिल दीज क्राइटेरियाज। अगर इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उसको भी क्या कर सकते हैं? हम यहां पर स्टेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया कैन बी स्टेट, तो वो भी जो है यहां पर क्या हो सकती है? स्टेट हो सकती है। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आई कि नहीं समझ में आई? स्टेट के डेफिनेशन में मैंने आपको अभी तक 4 केसेस मेनली बताए हैं यहां पर। उन 4 केसेस में जो लैंडमार्क जजमेंट आपको दिखाया मैंने, वो लैंडमार्क जजमेंट हमने ये आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला केस दिखाया है, रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। और इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी टेस्ट के आधार पर कहा कि हम चेक कर देंगे कि कोई अथॉरिटी जो है, अगर वो इंस्ट्रूमेंटल है गवर्नमेंट वर्क में, यानी बहुत आवश्यक है, उसके काम को परफॉर्म करती है, या गवर्नमेंट ने उसको वो अपॉर्चुनिटी दी है, गवर्नमेंट ने उसको वो मोनोपोली प्रोवाइड की है, या गवर्नमेंट उसको उस तरह मोस्टली या फुली फंडिंग कर रही है, तो उसको भी यहां पर हम क्या करेंगे? स्टेट की तरह कंसीडर करेंगे। और ना सिर्फ स्टेट की तरह उसे कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर कोई वहां पर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है और उसने भी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, तो यहां पर बात आगे बढ़ जाएगी और वो स्टेट कहलाएगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस। एक उसने इसको, इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर दिया, उसने इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर दिया। तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा यहां पर, एक हेडिंग डाल दीजिएगा, एक अगले केस की हेडिंग डालिएगा, केस 5, केस 5। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रहा?
क्योंकि इस केस ने क्या कर दिया, कहा कि इसको, इस डेफिनेशन को और एक्सटेंशन यहां पर दे दिया, इस डेफिनेशन को और एक्सटेंशन दे दिया। तो हेडिंग डालिएगा, केस क्या है, अजय हासिया हासिया वर्सेस, यहां पर उन्होंने कहा खालिद मुजीब। कौन सा केस है, वर्सेस खालिद खालिद Mujib. I am not going into the detail of the cases because that is not required right now. We need to save some time also. Even your examination, you cannot give the details. Only what you have to write, that what was the verdict, what judiciary had in that particular case regarding the state. So you have to write only the judiciary verdict, what judiciary had in that scenario, right? So this is the case of 1981, 1981, 1981 का ये केस है। और इसने क्या किया, और इसके केस को, लैंडमार्क जजमेंट को क्या कर दिया, एक्सटेंशन यहां पर प्रोवाइड कर दिया, एक्सटेंडेड रमन्ना शेट्टी टेस्ट। इसने क्या किया, इस केस के द्वारा, इस केस ने एक्सटेंडेड, ठीक है, याद रखिएगा, एक्सटेंडेड रमन्ना शेट्टी टेस्ट, यानी जो क्राइटेरिया दिया गया था उस क्राइटेरिया के टेस्ट को और एक्सटेंशन यहां पर प्रोवाइड कर दिया। अब एक्सटेंशन में उसने क्या बोल दिया, उसने कहा कि फॉर्म ऑफ द कंपनी डजंट मैटर। उसने एक्सटेंशन में ये कह दिया कि फॉर्म ऑफ द कंपनी डजंट मैटर, डजंट मैटर, ठीक है। यानी वो रजिस्टर्ड कंपनी है, कैसी कंपनी है, इससे फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ इट परफॉर्म्स गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर स्टेट कंट्रोल, इट इज स्टेट। इफ इट परफॉर्म्स क्या परफॉर्म करेगी, कोई भी ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रही हो जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के फंक्शन परफॉर्म कर, इफ इट परफॉर्म गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है, इफ इट परफॉर्म्स गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर द स्टेट कंट्रोल, अंडर द स्टेट कंट्रोल, under the state control, it is state, ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर स्टेट हो जाएगा। तो क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इस जजमेंट से और क्लियरिटी मिल गई कि हम किसको यहां पर, किस अथॉरिटी को स्टेट मान सकते हैं। तो रामन्ना शेट्टी केस में यह बताया गया था कि अगर कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी हो, यानी फॉर्म ऑफ द कंपनी प्लस उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी या एजेंसी टेस्ट की बात की गई थी, लेकिन अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में और एक्सटेंशन दिया गया और कहा था डजंट मैटर वेदर इट इज अ कॉर्पोरेशन, वेदर इज अ सोसाइटी, वेदर इज अ कंपनी। यानी डजंट मैटर कंपनी का मतलब क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं चाहे वो आपकी कंपनी हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई सोसाइटी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंपनी है या सोसाइटी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वेदर इट इज परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शन, क्या वो गवर्नमेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही है अंडर द स्टेट कंट्रोल, राज्य के नियंत्रण में, तो उसको हम यहां पर स्टेट की तरह कंसीडरेशन में लेंगे। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगले केस को एक बार और समझते हैं, दूसरे केस को जानते हैं और देखते हैं कि इस केस में क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि इस केस के बाद एक और केस आया जिसने फिर और स्ट्रक्चर टेस्ट की बात की, यानी एक्सटेंशन की तो बात आ ही गई, साथ ही साथ उसने और स्ट्रक्चर टेस्ट की यहां पर बात की है। तो आइए एक और दो केस और समझ लेते हैं। इन सारे केसेस से वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ जुडिशरी evolved the judiciary has evolved the concept of the other authorities over the period of time and how we can consider them
state, and we can file writ petition under Article 32 if whenever we feel that our fundamental right are infringed. अगर infringement हो रहा है fundamental rights का, अगर हमारे fundamental rights violate किए जा रहे हैं, if they are violated in any way, then what we can do, that we can file writ under Article 32 टू सिक्योर आवर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? तो एक और केस की बात फटाफट यहां पर करते हैं, आइए देख लेते हैं। वो अगला केस क्या है उसको लिखेंगे। ये प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी है, इसको लिखेगा। नेक्स्ट केस को लिखेगा प्रदीप कुमार विश्वास, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस केमिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। क्या लिखेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 2002 का केस है, याद रखेंगे। एक्सटेंशन मिली है इसमें और अदर अथॉरिटीज को, हाउ टू डिफाइन द अदर अथॉरिटीज एज द स्टेट। यहां पर इन्होंने रीअफर्म्ड अजय हाशिया केस। इसमें जुडिशरी, इसमें क्या है, वर्डिक्ट क्या था? जुडिशरी रीअफर्म्ड जो अजय हाशिया का मैटर है, केस है, वर्डिक्ट, ठीक है, उसको क्या किया इन्होंने यहां पर रीअफर्म कर दिया एंड गेव मोर स्ट्रक्चर टेस्ट एंड गेव मोर स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेस्ट का मतलब क्या हो गया? यानी कि, और इसको एक स्ट्रक्चरल, यानी उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, इफ एनी बॉडी फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली dominated by the गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उसको गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, देन इट इज स्टेट, देन इट इज स्टेट। ये फिर ये क्या है? ये स्टेट है। यानी अगर कोई ऐसी बॉडी है जो यहां पर फंक्शनल कर रही है इस तरीके से, तो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेट की जा रही है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड है, या उसका फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट के मोनोपोली से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या हो जाता है, उसको हम यहां पर स्टेट के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट केसेस के माध्यम से यह देखा कि इस केस में जो है यहां पर हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा आया जिसमें बीसीसीआई को लेकर के क्वेश्चन उठ गया, एक केस ऐसा आया जिसमें बीसीसीआई को लेकर के क्वेश्चन उठ गया और पूछा गया कि वेदर बीसीसीआई इज स्टेट और नॉट, क्या बीसीसीआई स्टेट के अंदर आता है कि स्टेट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें जुडिशरी ने जो है अपना डिसीजन दिया और कहा जो बीसीसीआई है वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। तो आइए वो केस के बारे में जरा सा जान लेते हैं। वो केस कौन सा है? वो केस है आपका जी फिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहां पर, नेक्स्ट केस के लिए हेडिंग डाल दीजिएगा। केस क्या है? केस क्या है? जी फिल्म्स वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली क्या डिसाइड करना था? इस केस में बेसिकली ये डिसाइड करना था कि बीसीसीआई जो है वो क्या यहां पर आपका स्टेट में आता है। तो आपको इसमें कहा गया कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसमें जुडिशरी हेल्ड बीसीसीआई does not comes under state, under the definition of state। ठीक है, अंडर आर्टिकल 12, अंडर आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 के अंतर्गत के जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत जो बीसीसीआई है वो यहां पर स्टेट नहीं है। और उसका कारण ये कारण दिया गया, कहा गया दो कारण है। एक तो पहली बात क्या है कि इसके ऊपर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बीसीसीआई जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है किसी भी तरीके से, जो है ये बीसीसीआई के द्वारा, बीसीसीआई गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं है। तो नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बीसीसीआई, नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बीसीसीआई। पहला केस तो यहां पर यही हो गया। दूसरा केस उन्होंने कहा कि वो जो है प्राइवेट सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट सोसाइटी। तो यहां पर लिख लीजिएंगे रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट सोसाइटी, रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट सोसाइटी। ये प्राइवेट सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर किया गया है, इसलिए जो है वो यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। लेकिन फिर भी इसको आर्टिकल 226 के तहत, इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या रही कि इसको जुडिशरी ने यहां पर इसको नोट लिख लीजिएगा, ये एक पॉइंट नोट के तौर पे लिखिएगा। इसमें जुडिशरी ने एक काम किया, इसको हेल्ड अकाउंटेबल अंडर आर्टिकल 226, हेल्ड accountable अंडर आर्टिकल 226। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। क्या कर रही है? पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, यानी क्रिकेट को क्या करती है? कंडक्ट करती है। तो चूंकि ये पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है, क्रिकेट को रेगुलेट करती है, क्रिकेट रेगुलेशन हेडिंग डाल दी, इसके अंदर लिख लीजिएगा क्रिकेट रेगुलेशन, क्रिकेट को रेगुलेट कर रही है, इसलिए जो है ये क्या है, ये अकाउंटेबल तो है लेकिन ये स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसको स्टेट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ना ही कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना ही ये गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली सपोर्टेड है, और ये जिसका जो रजिस्ट्रेशन भी है वो किसकी तरीके से है? प्राइवेट सोसाइटी के रूप में है। तो इस तरीके से यहां पर जी फिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बीसीसीआई को यहां पर क्या किया गया? बीसीसीआई को यहां पर जुडिशरी के द्वारा स्टेट के अंदर ये रखा नहीं गया। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको ये चीज बहुत ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आप जो स्टेट की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जो है वहां पर इसके द्वारा आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 is defined by these cases, and the term which is very controversial in the definition of the state, that is the other authorities, and we need to understand what is other authorities and how they come under the definition of the state. So whenever there is some problem, whenever there is an issue, the judiciary defines whether this organization, this authority is under the state or not. But these are the ways through which you can identify that whether this other authority is state or not. So आज आर्टिकल 12 में हम लोगों ने जो सीखा वो हमने ये जाना कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिफाइन होता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है यहां पर कि जो आर्टिकल 12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर्टिकल 12 इज इंपॉर्टेंट? द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई आर्टिकल 12 इज इंपॉर्टेंट। Importance of Article 12 lies
in the values of the fundamental rights. Whenever any authority violates our fundamental right, we can go to the Supreme Court to enforce our fundamental right. If it comes under the definition of the state, we will file the writ petition in the सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर रेट पिटीशन दायर करेंगे और रेट पिटीशन दायर करके यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को यहां पर सेव कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है द स्टेट का, दिस इज वेरी क्रूशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड crucial because it shows so many things, it gives so many reasons to understand this article and different dimensions of the article, which is very important for the fundamental rights. So मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।